प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का प्रोपगेशन कैसे होता है, कैसे ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पी वेव और का प्रोपगेशन अलग तरह से होता है और एस वेव और सरफेस वेव्स का प्रोपगेशन अलग टाइप से होता है। पी वेव जैसे कि पहले बताया ये साउंड वेव की तरह चलता है, ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन की तरह से मूव करता है और डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में पी वेव चलेगा उसी डायरेक्शन में ये वेव चलेगा, मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा। तो क्या होगा कि ये जब मूव करेगा ये वेव तो पूरे जिस मटेरियल से ये मूव करते हुए जाएगा, अर्थ के जिस पार्ट से ये मूव करते जाएगा, सब जगह डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करता है। कहीं पे डेंसिटी को बढ़ा देगा, कहीं पे सिकुड़ देगा। फैलना और सिकुड़ना वाला इस के तरीके से ये बढ़ता है। जैसे कि साउंड वेव आगे बढ़ता है एयर में, उसी तरह से ये पी वेव भी ट्रेवल करता है अर्थ के अंदर। स्क्यूजिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द मटेरियल इसमें होता जाएगा। और एस वेव और सरफेस वेव ये दोनों, हाँ हालांकि एस वेव बॉडी वेव का पार्ट है और सरफेस वेव अलग टाइप का वेव होता है, लेकिन दोनों का प्रोपगेशन का तरीका सेम होता है। वाइब्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। पी वेव क्या था, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। और जो एस वेव और सरफेस वेव है ये परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो अप एंड डाउन में ये प्रोपगेट करेगा वेव इसका, ठीक है। इससे क्या होगा कि टफ एंड क्रस्ट, मतलब कहीं पे ऊंचा हो जाएगा जमीन, कहीं पे नीचा हो जाएगा। जो मैंने पहले फिगर देखा था, कहीं पे गड्ढा हो जाएगा, कहीं पे ऊंचा हो जाएगा, तो ये चीजें इसमें होंगी। इमर्जेंस ऑफ शैडोज। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि पी वेव है ये सभी जगह पे ट्रैवल करता है, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सभी जगह पे ट्रैवल। तो अच्छा, ऊपर वाला मेंटल वाला पार्ट हो गया, फिर लिक्विड कोर हो गया, आउटर कोर जो कि लिक्विड होता है, फिर इनर कोर जो कि सॉलिड होता है। तो जैसे ही पी वेव स्टार्ट हुआ फोकस से, वो सभी जगह पे गया। हाँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करा, लेकिन ये ट्रैवल करते हुए चला गया, ठीक है। उसी तरह से अगर एस वेव में देखेंगे, ये तो पता है सिर्फ सॉलिड में चलता है, तो जितना दूर सॉलिड रहेगा वो चलेगा। जैसे ही ये आउटर कोर से टकराएगा बस खत्म, इसके बाद इसके आगे मूव करेगा। तो होता क्या है कि जहां पे फोकस ऑफ द अर्थक्वेक होता है वहां से ये एक पार्टिकुलर एंगल बनता है अर्थ में, वहां से 103 डिग्री का एंगल पे एस वेव डिटेक्ट होगा, उसके बाद ये डिटेक्ट होगा नहीं। उसी तरह बोथ साइड्स। तो ये एक जो बीच का रिमेनिंग पार्ट जो बन गया 154 डिग्री एस वेव का शैडो जोन, यहाँ पे एस वेव डिटेक्ट होगा ही नहीं। अच्छा, उसी तरह से पी वेव में क्या होगा कि जैसे ही ये सॉलिड से चला, फोकस से चला तो सॉलिड में था, ठीक है। उसका लेकिन लिक्विड आउटर कोर में गया तो लिक्विड होता है, तो थोड़ा सा ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये थोड़ा सा डायरेक्शन अपना रिफ्रैक्शन होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर से वापस से ये सॉलिड आ गया, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। तो एक पार्टिकुलर थोड़े से जगह पे पी वेव का शैडो जोन होगा, मतलब पी वेव भी डिटेक्ट नहीं होगा। ये भी इसका भी होता है 103 से 105 डिग्री। अच्छा, ये नापा कहाँ से जा रहा है, फोकस से नापा जा रहा है। फोकस से 103 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में पी वेव शैडो जोन होगा। उसी तरह से बोथ साइड, तो 103 से 103 इधर वाला लेंगे, 154 डिग्री का शैडो जोन जाएगा इधर में, और जबकि इधर इसका जो है पी वेव का शैडो जोन 103 से और उसके बाद ये बीच वाला एरिया में फिर से ये डिटेक्ट होने लगेगा। तो इस वाले एरिया में अगर हम खड़े हैं और अर्थक्वेक इस पॉइंट पे आता है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ पे हम सिस्मोग्राफ लेके खड़े हैं तो यहाँ पे हमको सिर्फ पी वेव ही मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो ये एस वेव का तो शैडो जोन में भी आ जा रहा है और पी वेव, यहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक डिटेक्ट होगा ही नहीं। ये है अर्थक्वेक का। आगे देखते हैं, ये इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे शैडो जोन आ जाता है और इसी का एनालिसिस करके हम कोर का और इनर कोर, आउटर कोर, इसका पोजीशन, इसकी लेंथ, इसकी डायमीटर, ये सब चीज निकाला जा सकता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के कितने टाइप के अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि हम अभी तक देख रहे थे, ये सारे टेक्टोनिक अर्थक्वेक जनरेट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलोंग द फॉल्ट प्लेन। अर्थ क्रस्ट के टकराने से जो फॉल्ट प्लेन पे जो स्लाइडिंग ऑफ रॉक होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसके कारण टेक्टोनिक अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। उसका वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये जहां जहां वॉल्केनो होगा वहां पे जब वॉल्केनिक इरप्शन आएगा, हो सकता है कि वहां पे वाइब्रेशन भी हो जाए, वहां पे भी अर्थक्वेक आ जाए। तो ये हेवी हाई अर्थक्वेक भी हो सकता है, लो अर्थक्वेक भी हो सकता है, लेकिन और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी चीज है। वॉल्केनो के साथ एसोसिएटेड रहेगा तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक रहेगा। उसके बाद आएगा कोलैप्स अर्थक्वेक।
कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होगा, एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, अगर कहीं पे बहुत हाई माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि जहां पे माइनिंग हुई वहां का छत गिर गया तो उसके कारण कोलैप्स कर गया स्ट्रक्चर, उसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है। ये रेयर होता है, जहां पे माइनिंग एक्टिविटी होगी वहीं पे होगा ये एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अगर कोई केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस का एक्सप्लोजन कर दिया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट जब भी होता है जिस किसी साइट पे, तो आसपास के एरिया में न्यूक्लियर अर्थक्वेक आ जाता है, हल्के लेवल का अर्थक्वेक आ जाता है, वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक का एग्जाम्पल है। रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक, इट ऑकर इन अ लार्जर, अगर कहीं पे लार्जर रिजर्वायर डैम बना दिया गया, बहुत बड़ा लार्जर रिजर्वायर है वहां पे, तो वहां पे भी अर्थक्वेक आ जाता है प्रेशर के कारण। इतनी हाई प्रेशर आने लगती है रिजर्वायर के कारण कि वहां की जमीन के नीचे की प्रेशर बढ़ जाता है और अर्थक्वेक आने की चांसेस रहती है। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक को नापेंगे कैसे, दो तरीका है, एक रिक्टर स्केल, एक मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल नापते हैं मैग्नीट्यूड पे और मर्केली से नापते हैं इंटेंसिटी पे, ठीक है। इसका नापेंगे 0 से 10 तक नंबरिंग देंगे और मर्केली देंगे 1 से लेकर 12 तक। ज़्यादातर नापा जाता है रिक्टर स्केल में, मर्केली से कम यूज़ किया जाता है। रिक्टर स्केल में एनर्जी रिलीज ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको नाप के रिक्टर स्केल में नंबरिंग दी जाती है 0 से 10 तक। जो रिक्टर स्केल में जो न्यूज़ में आता है कि रिक्टर स्केल 6 का अर्थक्वेक आएगा, तो वो रिक्टर स्केल में एनर्जी रिलीज होती है। और मर्केली में विजुअल डैमेज काउज्ड बाय डैमेज, जो देख के देखा जाता है कि कितना डैमेज हुआ, क्योंकि ये इंटेंसिटी को नाप रहा है, तो 1 से 12 तक में नापा जाता है ज़्यादातर ये रिक्टर स्केल। अच्छा, 0 से 10 का ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक 5 आया और कहीं पे अर्थक्वेक 6 आया, तो 5 से 6 जो आने का वो तो 5 के लेवल का जो अर्थक्वेक है उसका 10 टाइम्स हो जाएगा 6, और 6 के लेवल पे जो अर्थक्वेक आएगा अगर कहीं 7 पे आता है तो 6 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स हो जाएगा 7, और 7 का कहीं 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 पे है और कहीं पे 8 आता है तो 7 से 10 टाइम्स हो जाएगा 8 वाला। अगर 8 को 6 से कंपेयर करेंगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा। तो ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। और कहीं पे अगर 10 अर्थक्वेक आता है तो कंप्लीट कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट होता है ये तो हम लोग सब जानते हैं। मेनली जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है ग्राउंड शेकिंग होगा, जमीन हिलेगा। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, जमीन हिल के इधर उधर हो जाती है। लैंड एंड मड स्लाइड, लैंड कहीं लैंड स्लाइड हो जाएगा, मड गीली मिट्टी है तो मड स्लाइड होगा, लैंड स्लाइड होगा। सॉइल लिक्विफिकेशन होगा, ग्राउंड लडस्लिंग होगा, एवलांचेस आ जाएंगे, बर्फ के पूरे पूरे पहाड़ टूट के गिर जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट इफेक्ट में आ जाएंगे। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्लड फ्रॉम द डैम एंड लीफ फेलियर, कहीं कहीं डैम टूट जाता है, पूरा फ्लड हो जाता है, आग भी लग सकते हैं, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सुनामी भी आ सकते हैं। ये कुछ पिक्स हैं अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट के। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है इसमें, ये पूरे रोड खत्म हो गए, टूट गए हैं पूरी से। ये एवलांच का है पिक्चर, ये पूरे पहाड़ का बर्फ टूट के गिर जाता है। उसके बाद ये सुनामी का पिक है, पूरा के पूरे शहर में वाटर वेव्स घुस जाते हैं, चले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक ऑकरेंस, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अर्थक्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, जो हाई मैग्नीट्यूड होते हैं मतलब 8+ आर क्वाइट रेयर, बहुत ही कम आते हैं। दे ऑकर वंस इन 2 ईयर। लास्ट टाइम जो नेपाल अर्थक्वेक था वो इस लेवल का था। वेयर एज द टीनी टाइप्स, वो 1-2 लेवल का, तो वो हर मिनट ही आते रहते, वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। हाँ, सिस्मोग्राफ पर डिटेक्ट होते हैं, लेकिन मैनुअली अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उसको डिटेक्ट पता भी नहीं चलेगा कि आया भी कि नहीं आया। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का स्ट्रक्चर देखेंगे। अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे सेंटर से शुरू करते हैं तो सबसे सेंटर में है सॉलिड कोर होता है, उसके ऊपर लिक्विड कोर होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो मेंटल होता है, उसके ऊपर एस्थेनोस्फेयर होता है जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म होता है, उसके ऊपर क्रस्ट होता है। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो क्रस्ट हो गया, और अपर मेंटल पोर्शन, वो जो पोर्शन होता है वो लिथोस्फेयर कहलाता है। क्रस्ट का जो थिकनेस है 0 से 100 किलोमीटर तक का होता है। लिथोस्फेयर 0 से 200 किलोमीटर होता है, और अप टू 400 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फेयर होता है। ये हो गया अर्थ का इंटीग्रल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्रस्ट को देखते हैं, एक एक करके पढ़ते चलते हैं कि क्रस्ट क्या क्या होता है। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, ब्रिटेल इन नेचर होता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है
उसके बाद ये ब्रिटल होगा, टूट फूट जाता है, क्योंकि सॉलिड होगा तो ब्रिटल होगा ही। इसकी मीन थिकनेस जो होगी, अच्छा ओशियन पे जो क्रस्ट होगा उसको ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंट पे जो होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है कम होती है, 5 किलोमीटर एवरेज है, और वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 30 किलोमीटर तक हो जाती है। इसमें सीधे डिपेंड करता है कि ऊपर में कितना हेवी वेट है, उस हिसाब से थिकनेस बढ़ जाती है। अब कॉन्टिनेंट तो जो है वो उसमें प्लेट्यूज भी होंगे, माउंटेन भी होंगे, लैंड भी होंगे, प्लेन लैंड भी होंगे, तो उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, अबाउट 30 किलोमीटर एवरेज, कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा। और ओशियानिक क्रस्ट जो होता है उसमें सिर्फ जो लोअर क्रस्ट होते हैं उसका क्रस्ट का थिकनेस 5 किलोमीटर होता है। अच्छा, पूरे अर्थ में सबसे मोटा कहाँ पे क्रस्ट है, तो वह है हिमालयन रीजन के नीचे 70 किलोमीटर थिक क्रस्ट। ठीक है। ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट विथ मीन डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओशियानिक क्रस्ट किसका बना होता है, तो वो बेसाल्ट रॉक का बना होता है, और जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट का बना होता है। अच्छा, डेंसिटी डिफरेंस भी होती है। बेसाल्ट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम ओशियानिक क्रस्ट लेते हैं तो उसकी वेट होगी 2.7 ग्राम। वहीं अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो 3 ग्राम, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेंटल की बात कर लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। क्रस्ट के बाद जो भी पोर्शन आएगा उसको हम मेंटल कहेंगे। ठीक है। मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 29। मोहो डिसकंटिन्यूटी, अभी और भी डिसकंटिन्यूटी होती है, वो साथ अगले स्लाइड में हम बता देंगे क्या होती है। अभी के लिए इतना जान लेना है कि कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो 2900 किलोमीटर या मोहो डिसकंटिन्यूटी तक क्रस्ट से लेकर। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अपर पोर्शन जो होता है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर, और यहीं से मैग्मा का सोर्स होता है। जो अर्थ वोल्केनोज आते हैं, अर्थ पे जो भी मैग्मास निकलते हैं वो सब एस्थेनोस्फीयर, ये सेमी सॉलिड लेयर होता है, इसके ऊपर ही अर्थ क्रस्ट होता है। इट हैज़ डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट। अब इसकी डेंसिटी थोड़ी हायर होगी, जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते चलेंगे क्रस्ट से नीचे की डेंसिटी बढ़ते जाएगी। 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है जो क्रस्ट हो गया, और अपर मोस्ट पार्ट हो गया मेंटल का, यही लिथोस्फीयर कहता है। ये 10 से 200 किलोमीटर या अपर सरफेस से 200 किलोमीटर का जो हो गया उसको ही लिथोस्फीयर कहेंगे। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल और क्रस्ट, ये दोनों को मिला के कहेंगे। और ऊपर से अगर सरफेस से लेके चलेंगे 400 किलोमीटर तक, तो क्रस्ट के बाद से 400 किलोमीटर तक लेके चलेंगे अपर मेंटल पोर्शन में ही, तो वो सेमी सॉलिड स्टेज होता है, उसको एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। अच्छा, 400 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर के बाद क्या होगा, तो लोअर मेंटल स्टार्ट हो जाएगा, एस्थेनोस्फीयर के नीचे वो सॉलिड स्टेज में रहेगा। ठीक है। डिसकंटिन्यूटी, जो मोहो डिसकंटिन्यूटी था, अभी सारी डिसकंटिन्यूटी एक साथ हम देख लेते हैं। इस फिगर में देखते जाना है, और यहाँ पे कोनोरोड जो डिसकंटिन्यूटी होगा अपर एंड लोअर क्रस्ट में होगा। क्रस्ट में जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट होगा उसके बीच में जो बॉर्डर लाइन होगी उसको कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। उसके बाद मोहो डिसकंटिन्यूटी आएगा, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। जैसे ही क्रस्ट खत्म होकर जो मेंटल शुरू होगा, मतलब कि लोअर क्रस्ट वाला पार्ट हो गया और अपर मेंटल, मतलब क्रस्ट खत्म और मेंटल शुरू, वहाँ जो बॉर्डर लाइन आएगा उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। डिसकंटिन्यूटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे जब इनडायरेक्ट वेव जो डिटेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन आएगा। रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी ये अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में हो। ठीक है। उसका गुटेनबर्ग आएगा, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। अब यहाँ पे मेंटल खत्म होगा और जैसे ही कोर शुरू होगा, लिक्विड कोर, वह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। उसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आएगा बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर होगा लिक्विड स्टेट, इनर कोर होगा सॉलिड स्टेट, इसके बीच की जो बॉर्डर लाइन होगी यही कहलाएगी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। आगे देखते हैं कोर के बारे में देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर इज इन द अर्थ इज प्रिडिक्टेड बाय अर्थक्वेक। ये कोई जाके तो देख नहीं सकता कि अर्थक्वेक अर्थ के अंदर में कोर है कि मेंटल है, तो सब प्रिडिक्शन ही हुआ है अर्थक्वेक वेव्स के कारण। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड विद द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर के बाद से ही ये कोर शुरू होता है।
आउटर कोर, इसमें दो पार्ट होंगे कोर के, एक आउटर कोर होंगे, एक इनर कोर होंगे। तो आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होगा, इनर कोर सॉलिड स्टेट में होगा। डेंसिटी एट द मेंटल कोर बाउंड्री, जैसे ही कोर शुरू होगा वहां पर डेंसिटी 5 ग्राम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और धीरे धीरे सेंटर तक जाते जाएंगे, एकदम सेंटर पे कितना होगा 13 ग्राम तक चला जाएगा। डेंसिटी जैसे जैसे नीचे अर्थ के सेंटर तरफ जाते हैं वो बढ़ती जाती है, सेंटर पे कितनी होगी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर। कोर इज मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। कोर किसका बना होता है? निकेल एंड आयरन का बना होता है, इसीलिए इसको कभी कभी न्यूक्लियर भी बोलते हैं।